हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एनबीएस सर फ्रॉम रिलायबल फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए जेई मेन का सोल्यूशन, राइट। शिफ्ट 1 का सोल्यूशन लेकर आए हैं बच्चों 15 अप्रैल ऑफ द पेपर का। तो मैं डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन 11 है पीओसी से, और आप जानते ही हैं कि पीओसी से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। यानी कि इसमें आपको निकालना है कि मैक्सिमम सेपरेशन दो एंटीना के बीच में कितनी होने वाली है। तो आपको पता है कि मैक्सिमम दूरी कितनी होती है जहां तक सिग्नल को पहुंचाया जा सकता है, वो होती है D1 और दूसरे सिग्नल की होगी D2, राइट। तो D1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, √2 रेडियस ऑफ द अर्थ इनटू हाइट ऑफ द फर्स्ट एंटीना। लेट्स कॉल दिस एंटीना इज H1, हाइट ऑफ दिस एंटीना इज H2, दिस इज H1 √2R_H2। दोनों का सम करेंगे तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन आ रहा है बच्चों कितना आएगा, √2 रेडियस ऑफ द अर्थ रूट H1 की वैल्यू 180 दी हुई है, दूसरे की वैल्यू 245 दी हुई है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले आपसे पोटेंशियल पूछा गया है ए और बी के बारे में, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। सबसे पहले आप क्या करें, सर्किट में करंट को कैलकुलेट कर लें बच्चों। तो करंट की वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे कितना, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। ऊपर है हमारे पास 6 ओम, यहां पर भी है 6 ओम। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जा रही है बच्चों, दिस इज 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3, दिस इज गोइंग टू बी 3 एम्पियर। यानी कि आपके पास जो करंट आ रहा है दैट इज 3 एम्पियर। वो करंट इक्वली डिवाइड होगा, यानी कि यहां पर 1.5 एम्पियर होगा, यहां पर भी 1.5 एम्पियर होगा। इस पॉइंट के पोटेंशियल को ओ मान लें तो VO माइनस 1.5 इंटू 4 VA आएगा, और VO माइनस 1.5 इंटू 2 बराबर VB आएगा। यहां से आप VA माइनस VB निकालेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू 3 वोल्ट, विच इज एन आंसर नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू। आप लोगों ने एनसीईआरटी की डेरिवेशन भी देखी है, जिसमें एक चार्ज रखा रहता है, एक नेगेटिव चार्ज रखा रहता है, राइट। अगर हम थीटा पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा एंगल पर निकालते हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आता है, KP/R³ इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहां से पता चल रहा है डायरेक्टली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R⁻³ के प्रोपोर्शनल है। अगेन इट्स एन ऑप्शन नंबर 2। A soap bubble of radius R with surface tension T is placed in water at a depth H। आपको P2 माइनस P1 निकालना है। P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो क्या है, ये मेरे पास वाटर सरफेस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है, ये मेरा बबल है। नीचे आप H हाइट नीचे आएंगे तो लेट्स कॉल कि जस्ट बबल से बाहर का जो प्रेशर है उसको P' बोलते हैं। बबल के अंदर जो प्रेशर है उसको P2 बोलते हैं। तो बच्चों P' का वैल्यू कितना हो जाएगा, P' का वैल्यू आ रहा है P1 प्लस ρgH, राइट। और P2 माइनस P कितना होगा, P2 माइनस P' होगा बच्चों। इस केस में जो बबल के अंदर बबल की वजह से जो एक्सेस प्रेशर होगा वो लिखेंगे 2T/R। क्यों, क्योंकि बाहर भी क्या है, वाटर। याद रखिए इसमें 4T/R नहीं लेंगे। तो P2 माइनस P' की वजह से आ जाएगा 2T/R। तो P2 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, अगर मैं P' का वैल्यू डालूं दैट इज P1 प्लस ρgH इज इक्वल्स टू 2T/R। तो आपके पास P2 माइनस P1 का वैल्यू आ रहा है 2T/R प्लस ρgH, एंड दैट गिव्स यू एन ऑप्शन नंबर 1। आपको रेशो बताना है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की और आर्गन की। आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल है वो पर मॉलिक्यूल बराबर आती है 3/2K इंटू T, एंड काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज ओनली एंड ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि अगर सेम टेम्परेचर पे दो अलग अलग गैसेस की आपसे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो वो बराबर आएगी, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। आपसे वर्क डन पूछा गया है। वर्क डन जैसे कि आप लोग जानते ही हो बच्चों, इट इज गोइंग टू बी द एरिया। एरिया आप निकालो, हाफ इनटू बेस कितना अपने पास 2 एंड हाइट इज 300। तो डायरेक्ट आपके पास वर्क डन आ चुका है कितना, दिस इज 300 जूल, ऑप्शन 3।
A body of mass m is released from height r from surface of earth. Find velocity of body when it reaches the surface of the earth. ये अर्थ का सरफेस है, कोई बॉडी को सरफेस से r हाइट से छोड़ा गया है, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जब ये बॉडी आपकी अर्थ सरफेस पर पहुंचने वाली है तो इसके पास कितनी स्पीड हो जाएगी, तो ये कैसे करेंगे? इट्स अ क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां पर पहले अर्थ का मास कैपिटल हम लेंगे, रेडियस भी आर लेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम बराबर करेंगे फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर। तो इस पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन 2r, राइट। फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अर्थ के कितना दूर हो जाएगा? 2r, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी 0। अगेन यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जब ये अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा बच्चों? हाफ m v स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन आर, राइट। उसको इधर लेकर आएंगे तो जी एम एम ओवर 2r बन जाएगा हाफ m v स्क्वायर के बराबर। मास विल बैलेंस, 2 विल बी कैंसल आउट, तो आपके पास जो स्पीड आ रही है दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट जी एम बाय आर, राइट। सो इट इज थर्ड ऑप्शन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेशो दिया है आपको लैम्डा 2 और लैम्डा 1 का 7/4n, देन द वैल्यू ऑफ n। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। ये बी पार्ट को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कर लेंगे। तो ए आपका है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज सेकेंड ऑर्बिट, बी आपका है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दैट इज थर्ड ऑर्बिट, सी आपका है थर्ड एक्साइटेड स्टेट दैट इज फोर्थ ऑर्बिट। तो आपको लैम्डा 1 आपको रिलेशन मालूम है, 1 over lambda 1 is equals to Rydberg constant into z square into lambda 1 हम लोग लिख रहे हैं 4 से 3 के लिए, it is going to be 1/3 square 1/4 square, 1 by lambda 2 is going to be r h z square 1 over 2 square minus 1 over 3 square। इन दोनों इक्वेशंस का रेशो ले लें। तो बच्चों रेशो लेंगे तो क्या आएगा? lambda 2 over lambda 1 is equals to 1 over 3 square minus 1 over 4 square, 1 over 2 square minus 1 over 3 square। कितना आएगा आपके पास? 4 square minus 3 square, right, and 3 square minus 2 square। राइट, नीचे डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर और यहां पर 2 स्क्वायर मिलेगा। ये कितना आ रहा है बच्चों? 16 minus 9 इट्स गोइंग टू बी 7, 9 minus 4 इट इज गोइंग टू बी 5, 16 और ऊपर 4 और नीचे 16 आएगा, देयर इज गोइंग टू बी 4। सो 7/4n है, तो n का वैल्यू आई थिंक 5 आएगा इसमें, राइट। करंट गिवन बाय द बैटरी, बैटरी कितना करंट प्रोवाइड कर रही है आपको देखना है। डायोड लगे हुए हैं, आपको पता चल रहा होगा कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो लगा हुआ है ये है फॉरवर्ड बायस, ये है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस विल नॉट अलाउ द करंट, और ये भी कैसा है? फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा तो इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग वायर। तो आपके पास सर्किट घूम के क्या बन चुका है? 20 ओम का रेजिस्टेंस हो चुका है, राइट, और नीचे 10 ओम का रेजिस्टेंस हो चुका है और आपके पास बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की। तो आपके पास आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बच्चों? 20 into 10 divided by 30, so that is 20 over 3 ohm, right? This is R equivalent। तो आपके पास करंट की वैल्यू आएगी 10 over 20 over 3, this is going to be 1.5 ampere। Light of wavelength 600 nanometer is diffracted using a single slit of width d, find d if first minima। डिफ्रैक्शन में भी क्या चाहिए आपको? फर्स्ट मिनिमा चाहिए। तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? आपकी जो स्लिट है उसकी विड्थ d है, ये सामने स्क्रीन लगी है, आपको फर्स्ट मिनिमा चाहिए। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए आप क्या करते हैं? अपनी स्लिट को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी दी पाथ डिफरेंस d/2 sin थीटा, और ये बराबर आना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन के लिए, दैट इज λ/2। तो यहां से आपके पास पहला जो मिनिमा आता है d sin थीटा, उसकी कंडीशन आती है ये।
आपसे डी निकालने को कहा है, लैम्डा आपको दिया हुआ है 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय साइन की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1200 नैनोमीटर माइनस 9। तो अगर आपसे माइक्रोमीटर में पूछा है तो 1.2 इंटू 10⁻⁻6 ये बन जाएगा। y component of the force is 2√3 न्यूटन, what will be the x component of the force? तो फोर्स का y कंपोनेंट आपसे पूछा हुआ है बच्चों, राइट? कितना है? f साइन 60 आपको दिया हुआ है बच्चों 2√3। f साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, राइट? तो यहां से आपके पास f का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 4 न्यूटन। ठीक है, तो आपसे x कंपोनेंट निकालने को कहा है, तो x कंपोनेंट कितना आ जाएगा? fx इज गोइंग टू बी 4 cos 60, that is 2 न्यूटन। इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, काफी फ्रीक्वेंटली ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं स्टेटमेंट पर। इन बोर्स ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, सही बात है, आपको याद भी होगा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आती है? nh/2π। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, Bohr's model does not obey Heisenberg uncertainty principle. According to Heisenberg, you cannot find the position and momentum simultaneously for an electron, right? लेकिन Bohr model में तो हम लोग कैलकुलेट करते ही हैं। So second statement is true. Bohr model doesn't obey the Heisenberg uncertainty principle. तो इसका first part is right. Velocity is represented in terms of wavelength. यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है बच्चों? LT-1, और आपको वेवलेंथ की पावर ये दिया है, वेवलेंथ इज गोइंग टू बी LA। फिर आपको ग्रेविटी की पावर भी दिया है, इट हैज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की पावर B, एंड देन इट इज डेंसिटी, इट्स मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब और L क्यूब, सो L-3C। तो आपके पास यहां से क्या बन रहा है बच्चों? L की पावर में आपके पास बन रहा है A + B - 3C, मास में हमारे पास बन रहा है C, और टाइम में हमारे पास बन रहा है -2B। हमारे पास कंपैरिजन के लिए क्या है? A + B - 3C इज इक्वल्स टू 1, और C का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 0, राइट? और C का वैल्यू 0 है, और हमें पता है कि -1 इज इक्वल्स टू -2B के बराबर भी है, सो B का वैल्यू आ रहा है हाफ, और अगर C का वैल्यू 0 है तो A का वैल्यू भी आपके पास क्या आ रहा है? हाफ। तो A हाफ, B हाफ, C 0, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। नहीं, ये तो पैरेलल में होता है, राइट? अगर आप पैरेलल में रेजिस्टेंस को अरेंज करेंगे R1 और R2, तो आपके पास जो R इक्विवेलेंट आएगा बच्चों, वो R1 और R2 से छोटा आएगा, राइट? और सीरीज में तो वैल्यू इंक्रीज होती है। और रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। A wire of length L, radius R is stretched by force F, then elongation in wire X is if another wire of same material. Okay, देखो ध्यान से देखो, elongation की बात की हुई है, तो आपको पता होना चाहिए strain is equals to stress over young modulus, और दोनों वायर के लिए जो young modulus होगा वो सेम होगा, सेम मटेरियल है। स्ट्रेन को क्या लिखेंगे? इलोंगेशन। देखिए पहले में इलोंगेशन अगर मान लो x1 है, तो पहले वायर की लेंथ L है, स्ट्रेस होगा फोर्स जो उस पर अप्लाई किया गया, और नीचे एरिया के लिए πr² यंग मॉडुलस। तो आपसे पहले वायर की जो इलोंगेशन है वो है FL πr² y। वहीं अगर आपसे दूसरे वायर के बारे में इलोंगेशन निकालने को कहा जाए, तो x2 ओवर लेंथ बच्चों हो चुकी है L से 2L, फोर्स को डबल कर दिया गया है और रेडियस को भी डबल कर दिया गया है, दैट इज π4r² आ जाएगा हमारे पास। यंग मॉडुलस सेम बिकॉज मटेरियल इज सेम। तो आपके पास देखने को मिलेगा आपको कि जो x2 आएगा अगेन F/πr² × yL,
तो दोनों के अंदर जो भी इलोंगेशन होगा वो बराबर होगा, राइट। अगेन इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम EMW, अ फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसमें आपको बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ का ऑर्डर याद रहना चाहिए। फिर भी विजिबल का तो एटलीस्ट हमें याद ही रहता है कि वो 400, कुछ लिटरेचर में 350 लिखा होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो ये क्वेश्चन तो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। आपसे मिनिमम डेविएशन निकालने को कहा गया है। मिनिमम डेविएशन का सिंपल फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू साइन मिनिमम डेविएशन ओवर 2 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों म्यू का वैल्यू हम लोग को √2 दे दिया गया है और साइन a/2 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और आपके पास साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 इज इक्वल टू ये कुछ आएगा। दिस क्वांटिटी बिकम्स 1/√2, राइट, एंड दिस इज साइन ऑफ समथिंग। सो दिस एंगल हैज टू बी 45 डिग्री, यानी कि ये जो पूरा डेटा है डेल मिनिमम प्लस a इज गोइंग टू बी बाय 2 इज इक्वल टू बी 45 डिग्री। आपके पास डेल मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। एक LR सर्किट का क्वेश्चन है, आपसे इंडक्टेंस निकालने को कहा गया है और आपको 1 मिली सेकेंड पर इंडक्टर के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड है। तो आपको पता है कि हम पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस निकालने का क्या तरीका है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज L di/dt। और अगर आपको याद हो करंट, तो करंट को हम लोग लिखते हैं E/R इंटू 1 माइनस e⁻t इंटू R/L। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं d/dt, तो हमारे पास आएगा E/L e⁻t R/L। आप L को इस साइड लेकर जाइए, तो L di/dt आपके पास बनकर आ रहा है E, जो कि बैटरी लगी हुई है उसका EMF e⁻t R/L। ये वैल्यू है आपका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, जो कि 10 दिया हुआ है, और EMF आपका बैटरी का 20 दिया है e⁻t R/L। तो यहां से आपके पास आता है वैल्यू हाफ इज इक्वल्स टू e⁻t R/L। दोनों जगह आप लॉग लेंगे तो बच्चों log base 2 विल टर्न इनटू t R/L, राइट। तो आपके पास L का वैल्यू आ जाएगा 10⁻³ मिली सेकेंड्स, R की वैल्यू 6 है और नीचे ln2। तो 6/ln2 का वैल्यू लगभग, ln2 का क्या वैल्यू लेंगे आप लोग, 0.7 करीब लेंगे, तो 8.5 10⁻³ करीब कुछ आएगा, यानी कि 8.5 मिली हेनरी के करीब आएगा। 8.6 is the nearest or the closest answer. So this is all from our side, students. Thank you very much.